राजस्थान को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं वो बता रहे हैं कि अब राजस्थान में सत्ता रिपीट हो सकती है, रिवाज बदल सकता है, 1985 का इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के जो सर्वे है, जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो राजस्थान में 1985 के बाद इतिहास दोहराया जाएगा, क्योंकि उससे पहले लगातार 5 साल की बारी कांग्रेस और 5 साल की बीजेपी, 1985 से लगातार यही चल रहा है। और इस बार मिशन रिपीट पर थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब भी मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि तमाम एग्जिट पोल जो न्यूज 24 और टुडे चाणक्य ने जो दिखाए हैं एग्जिट पोल, उसके सिवा जो बाकी एग्जिट पोल हैं वहां पर बढ़त बीजेपी की नजर आ रही है। लेकिन न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसका मतलब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मेहनत और लगातार उनके द्वारा किए जा रहे वादे और दावे सही साबित हो रहे हैं। तो आंकड़ों का ये जो फेर है, जिस तरह से आंकड़ों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए दिख रही है, तो उसका मतलब क्या है? आज अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे सरकार की योजनाओं को जनता ने पसंद किया है। एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स अगर सही साबित होते हैं मतगणना के बाद, अभी सिर्फ ये एग्जिट पोल सर्वे के आए डाटा है जिसके बेसिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। असली नतीजे 3 तारीख को आएंगे और तब ही जनता के मन की बात जनता को पता चलेगी। एक एक सीट वार अगर हम विश्लेषण करें, जिसकी हम कल कोशिश करेंगे आपके सामने पूरी 200 विधानसभा सीट का खाका खोल कर रखें, लेकिन आज आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मिशन रिपीट का सपना अशोक गहलोत का राजस्थान में पूरा हो सकता है। अरुण शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, रूपेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के, राजेंद्र मधुकर राजनीतिक विश्लेषक शेखावाटी से, प्रद्युम्न शर्मा वरिष्ठ पत्रकार झालावाड़ से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए उन राजनीतिक विश्लेषकों को जोड़ने की हमने कोशिश की है जो ग्राउंड पर हकीकत देख पा रहे हैं। तो रूपेंद्र सिंह शेखावत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना सकती है? नहीं मैम, ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं तो ये निवेदन और करूंगा कि इस जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को लेकर के दिखाए गए हैं, उसमें भी 30 से 33% की वृद्धि होने वाली है। उसमें से इन आंकड़ों से भी हम भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं है। ये चीज तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने चाह रही है, लेकिन जो फिगर दिखा रहे हैं वो फिगर कम है। मैं एक छोटा सा निवेदन करूं आपसे कि 2013 के चुनाव में कांग्रेस को मिनिमम दिखा गया 39 सीट मिनिमम, वो आए 29। ऐसे 2018 के चुनाव में एग्जिट पोल में कांग्रेस को 206 से 239 या 232 दिखाया गया, जबकि वो उनको 100 का आंकड़ा भी कांग्रेस पार नहीं कर पाई। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी का फिगर इससे कहीं बहुत ऊपर रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े सही नहीं है, बीजेपी को लगता है। अरुण ये शर्मा जो जी, एग्जिट पोल में दिखेगा, एग्जिट पोल में तो दिख चुका है, अब तो असली नतीजों में दिखेगा। असली नतीजे परसों आने वाले हैं, आज 1 तारीख है। परसों जब हम इस समय चर्चा कर रहे होंगे 3 तारीख को, तब तक तो पूरी तस्वीर साफ हो चुकी होगी। असल जो राजस्थान की जनता के मन की बात हम सबके सामने होगी, उससे पहले कयासों का बाजार है और इस कयासों के बाजार में एग्जिट पोल बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस एग्जिट पोल के जो सर्वेस की जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारे न्यूज 24 नेटवर्क और टुडे चाणक्य की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कांग्रेस सरकार बना रही है। अरुण शर्मा जी, ये एग्जिट पोल आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। नमस्कार डॉक्टर मीना जी नमस्ते। देखिए, इस एग्जिट पोल के पसंद आना नहीं आने का जहां तक सवाल है, मैं अपने बीजेपी के दोस्त से सहमत हूँ पहली बार कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में काफी फर्क होता है। और मैं प्रेफर करूंगा कि हम 3 तारीख का इंतजार करें। एट द सेम टाइम न्यूज 24 ने जो आंकड़े दिखाए हैं
वो न केवल हमारे उस विश्वास को सपोर्ट करते हैं कि राजस्थान की जो जनता है उसने पहली बार उसका तजुर्बा बदला गया है। अगर आपको मतदाता का बिहेवियर चेंज करना हो डॉक्टर मीना, तो उसका तजुर्बा बदल दीजिए, आप उसका एक्सपीरियंस बदल दीजिए। तो इस बार बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि मतदाता को एहसास हुआ है कि एक संवेदनशील सरकार क्या-क्या कर सकती है उसके हित में। मेरे लिए चुनाव प्रचार 23 तारीख को खत्म हो गया था, 25 को मतदान हो गए, तो इसलिए डॉक्टर मीना अब मैं प्रचार की मुद्रा में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब परसों जब रिजल्ट आने वाले हैं तो मैं बार-बार उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जनता ने इस बार दोनों पार्टियों का जो नैरेटिव था, उसको ध्यान से सुना है और रिएक्ट चाहे इतना नहीं किया हो, पर उसने सुना है दोनों नैरेटिव्स को। डॉक्टर मीना, मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सालों बाद, लगभग एक दशक के बाद, कांग्रेस ने इन राज्यों के चुनाव में नैरेटिव सेट किया है। अब तक होता क्या था पिछले 10 साल में, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती थी। वो बताती थी कि ये चुनाव 80 वर्सेस 20 के हैं, कब्रिस्तान शमशान के हैं और हिंदू धर्म संकट में है, आदि आदि। पहली बार आपने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री या जो पार्टी अब से 6 महीने पहले तक हमारी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको रेवड़ियां बताती थी कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं और ये देश और प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक चीज है। आपने देखा होगा सिलेंडर 500 रुपए में राजस्थान सरकार ने करीब 6 महीने पहले अनाउंस किया, 5 महीने, और अब आपको मध्य प्रदेश में भी 450 का वादा किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है, राजस्थान में भी 450। मेरा सवाल डॉक्टर मीना ये, इससे ये तो साबित हो गया कि गैस सिलेंडर सब्सिडाइज किया जा सकता था, तभी तो आप ऑफर कर रहे हो। अगर किया जा सकता था तो इसमें 2 सवाल हैं। एक, बाकी के जो 28 राज्य हैं इस देश के, उनका कसूर क्या है, इंक्लूडिंग बीजेपी गवर्नड गवर्नमेंट? वो कैसे पुरानी रेट पे चलते रहेंगे और जहां जहां चुनाव होंगे आप ये कंसेशन बांटने को तैयार हैं, जो रेवड़ियां थी कल परसों तक? ऐसे ही आप कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, स्कूटी अब ये भी बांटेंगे, जॉब्स की ये भी अब प्रॉमिस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने गाय के गोबर वाला जो इनिशिएटिव है वो उठाया, ये हमसे एक कदम आगे बढ़ गए कि न केवल हम गोबर लेंगे, हम गोमूत्र भी लेंगे। आपके कहने का मतलब ये है अरुण शर्मा जी कि इस बार के चुनाव में जनता के हित और जनता के मुद्दे नैरेटिव बनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही। इससे पहले 10 साल पहले की जब आप बात कर रहे हैं, यानी 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2013 और 14 में कांग्रेस के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया था वो भ्रष्टाचार का नैरेटिव बनाया गया था, अन्ना का आंदोलन हुआ था और उसके बाद जनता ने देश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया था। जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत 2014 में नहीं दिया, 2019 में उसे रिपीट किया, उस पर भरोसा किया। लेकिन 2023 आते आते जनता ने ये भी बताया है कि सिर्फ नैरेटिव सेट करने से नहीं होगा, काम भी करना होगा। तो जनता ये बता रही है कि डिलीवरी के बिना काम नहीं चलेगा, और अगर जनता ये बताती है तो सरकारों को ज्यादा जवाबदेह बनाती है। आपकी बात को मैं अगर समझूं अरुण शर्मा जी, तो जवाबदेही सरकारों की तय करने का नैरेटिव आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने बनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को भी थोड़ा बहुत ही सही, मार्जिनल ही सही, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस की सरकारों को
ऐसी स्थिति में लाने का काम किया। इस बात से आप भी सहमत होंगे। बहरहाल राजेंद्र मधुकर जी, शेखावाटी में जिस तरह से आपके बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, फिर शेखावाटी से जुड़े हुए चूरू जिले में राजेंद्र राठौड़ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा आप अपने इलाके में कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थिति, अब मतदान जब हो चुका है और चुनावी नतीजे आने बाकी हैं, तो नतीजों से पहले अगर सीट वार विश्लेषण करें तो राजेंद्र मधुकर जी, एग्जिट पोल की रिपोर्ट और आपका व्यक्तिगत आकलन क्या बता रहा है? न्यूज 24 टुडेज चाणक्य की रिपोर्ट तो आपके पास होगी। मेरे जो आंकड़े वो ये कहते हैं कि शेखावाटी में 7 बीजेपी के खाते में जा रही है, 11 सीट कांग्रेस में और 3 अन्य के खाते में जाती हुई लग रही है। और उसमें यह है कि शार्दुलपुर, जिन्हें राजगढ़ कहा जाता है, ये चूरू का एक विधानसभा क्षेत्र है। वहां पर न बीजेपी जीत रही है न कांग्रेस जीत रही है। पद्मश्री कृष्णा पूनिया और सुमित्रा चौधरी जो पूनिया है, दोनों के बीच में मनोज न्यांगली बीएसपी के प्रत्याशी है, वो वहां जीत। इसके इतर बात करें तो जो लाल डायरी का जिक्र चल रहा है, राजेंद्र गुढ़ा जो है वो उदयपुर वाटी में बढ़त बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 2 और 1 सरदार शहर में अनिल शर्मा पंडित, आप नाम सुना होगा, जो अशोक सरकार के विरुद्ध खड़े थे। सचिन पायलट मानेसर में जाकर गुरुग्राम में बैठ गए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया था। उनके बेटे अनिल शर्मा उपचुनाव हुआ था, वहां एक बीजेपी के ही बागी है रामचंद्र चौधरी, उनको आरएलपी के प्रत्याशी ने पर्चा उठा लिया था उनके पक्ष में। वो वहां परस्पर आमने सामने टक्कर है। अगर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होती तो वहां पर कांग्रेस डेफिनेटली वहां निकल रही है। तीसरी ये सीट हम मान सकते हैं। तो इस तरह से चूरू में जो स्थिति है, जो कांटे की टक्कर है, मान रहे थे, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार राजेंद्र राठौड़ अपनी सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा भारी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन यहां भी कांटे की टक्कर है और दोनों सीटों पर हमारी नजर है। तो हम देख सकते हैं 7, 11 और 3 सीटें की बात है। आप खंडेला की चर्चा भी कर लेते हैं, जहां सुभाष मील एक दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। वो वहां महादेव सिंह खंडेला के सामने चुनाव लड़ा, एक युवा चेहरा और युवाओं में काफी क्रेज था, उनके जीतने की प्रबल संभावना है। दीपेंद्र सिंह शेखावत जो पूरे स्पीकर रहे, उनके सामने झाबर सिंह खर्रा, हालांकि उनके सामने थोड़ी समस्या थी क्योंकि बलराम यादव वहां चुनाव लड़ रहे थे और वो मूलतः कांग्रेस के प्रत्याशी थे। तो कुल मिलाकर के शेखावाटी में बीजेपी की, देखिए पिछली बार तो बीजेपी की टोटल सीट माने तो 3 सीट थी, इसमें राजेंद्र राठौड़ थे, अभिनेश बैनर्जी थे, सुभाष पूनिया राजगढ़ से थे। इस बार 7 सीट हुई है, यानी बीजेपी की बढ़त हुई है और कांग्रेस यहाँ पर घटी है। लेकिन यहाँ एक मैडम बहुत मजेदार बात बताऊं, शेखावाटी जो कि शिक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से सीकर की बात करें तो एजुकेशन हब माना जाता है, लेकिन यहाँ के चुनाव, शेखावाटी के चुनाव पूरी तरह से जाति आधारित चुनाव है। यहाँ गारंटी चली नहीं, न अशोक गहलोत की गारंटी चली और न यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 गारंटी दी, बल्कि यहाँ पर जो धड़े और धड़ों का चुनाव था, जातीय जो संतुलन, क्योंकि जाति भावना का उन्माद सत्ता प्राप्ति का सर्वाधिक सुलभ साधन है। इसलिए यहाँ पर मुख्य मुद्दा यहाँ की कैंडिडेट कैसा है, वो भारी है या कमजोर है और किस जाति का है। जैसे जिधर जाट वोट दे रहे थे उधर उनके सामने को राजपूत वोट दे रहे थे, ऐसा अक्सर यहाँ हुआ। यही कारण है कि यहाँ पर पूरी तरह से जाति के आधार पर चुनाव हुआ है। जी। तो आपके मुताबिक राजेंद्र मधुकर जी, राजेंद्र गुढ़ा चुनाव जीत रहे हैं? जी। आपके मुताबिक दांतारामगढ़ की क्या स्थिति है? दांतारामगढ़ की स्थिति है, वहां वीरेंद्र सिंह चौधरी जो कि दिग्गज नेता नारायण सिंह के पुत्र है, उनके सामने उनकी पत्नी स्वयं डॉक्टर रीटा सिंह ने समर में उतर गई, जेजेपी से टिकट लेकर आई
और बीजेपी ने एक जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य गजानन कुमावत को दिया। क्योंकि कुमावत वहां सेकंड लार्जेस्ट कास्ट मानी जाती है, तो यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। और अगर वहां लोगों से पूछा जाता है तो दोनों पार्टियां दावा करती है, बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस जीत सकती है। दोनों की स्थिति बराबर की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो रीटा सिंह तो नहीं जीत रही है ना? नहीं, रीटा सिंह नहीं जीती, वो तो अपनी जो प्राणनाथ है उनको वोट काटने वाली है, अपनी पति की वोट काटेगी। कांग्रेस के वोट कितना काट पाएंगी वो ये देखना होगा। प्रेम सिंह बाजोर की क्या स्थिति है? प्रेम सिंह बाजोर नीमका थाना से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां से सुरेश मोदी जो है वो उनके सामने है। सुरेश मोदी के पिता पहले मोहन मोदी चुनाव लड़ते रहे हैं और उन्हें एक प्रॉफिट सीधा मिल रहा है मीना जी कि सुरेश मोदी को नया जिला बनने का पूरा प्रॉफिट यहाँ उनको मिला है। यद्यपि प्रेम सिंह बाजोर सीकर जिले में बड़ा एक तरह से बीजेपी कहें तो प्रेम सिंह बाजोर ही बीजेपी है और उन्हें दिग्गज नेता कहा जाता है, चाणक्य हैं। गजानन कुमावत को टिकट उन्होंने दिलाई और सुभाष महरिया को भी टिकट दिलाने में उनकी भूमिका थी, क्योंकि राजेंद्र सिंह राठौड़ से दोनों ने मिलकर के महरिया को टिकट दिलाई थी। एक स्वयं ने अपनी टिकट ली थी, लेकिन वो अपनी टिकट में फंसे हुए हैं। वहां सुरेश मोदी हमें जीतते हुए लग रहे हैं। उसका सीधा फायदा एक तो यह है क्योंकि वो बिजनेसमैन है और उनको समय पर आते हैं तो थोड़ी निश्चितता रही, और एक कारण रहा नया जिला बना, उसका लाभ सुरेश मोदी को। जी ओके, झालावाड़ चलते हैं, वसुंधरा राजे के इलाके में। प्रद्युम्न शर्मा जी, वहां क्या स्थिति है? जी देखिए मीरा जी, जो झालावाड़ है, झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र 12 और झालावाड़ 2 जिलों से बना है। 4 सीटें विधानसभा की 12 जिले में हैं और 4 सीटें आपकी आती है झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिला जो है वो वसुंधरा जी का यहाँ से चुन के जाती है। झालरापाटन सीट से इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये पूरी लोकसभा क्षेत्र है जो वसुंधरा जी के लिए एक माना जाता है कि उनके लिए जाती है, ये मायने रखता है। उनके प्रभाव क्षेत्र कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं प्रद्युम्न शर्मा जी। अपने इंटरनेट अब बात करें कि जहां प्रद्युम्न जी हम आपको सुन नहीं पा रहे, इंटरनेट थोड़ा इम्प्रूव करिए, वापस आते हैं आपके पास, या तो किसी दूसरे फोन से कनेक्ट करिए। वसुंधरा जी लड़िए। संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर की स्थिति आपसे जानते हैं, मुख्यमंत्री का गृह, उनका जिस लेवल का कद है वहां पर जैसे राजेंद्र मधुकर बता रहे हैं कि शेखावाटी में बीजेपी प्लस करेगी, जा रही है, निकलेगी, लेकिन सीट बढ़, बाकी झालावाड़ जिले की 3 सीटें हैं, वापस आती हूँ उसमें 2 सीटें आपके पास वापस आऊंगी। संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर में आप पूरे जोधपुर में सीट वार जब देखती हैं तो सीट किसकी बढ़ती नजर आ रही है इस बार? पिछले चुनाव में बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिली थी मारवाड़ में, मगर इस बार कुछ सीटें घटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को यहाँ बढ़त मिल सकती है जी। वैसे आप यहाँ पर देखें तो एक बार बीजेपी को बढ़त मिलती है, जैसे अपन 2003 से बात करें, 2003 में बीजेपी को 32 सीट, 2018 और 2023, 2018 में जो सीट कांग्रेस के पास है उनमें से इस वक्त कौन सी सीट आप बीजेपी की तरफ जाते देख रही हैं संगीता जी? बीजेपी की जैसे कि एक ओसियां सीट है, वो लग रहा है कि बीजेपी ओसियां आपके लोहावट और ये जो शिव में भी थोड़ा सी, वहां तो वैसे बहुकोणीय मुकाबला है, वहां पर बीजेपी भी वहां बीजेपी का एक बागी जीत सकता है। और बायतू में
बायतू में बीजेपी को तो नहीं मिल पाएगी, मगर वहां रालोपा बढ़त बना सकती है वहां पर, और बीजेपी की सूरसागर में सीट बरकरार रह सकती है, आपके फलोदी में भी बरकरार है, और जैसे कि एक सिरोही सीट है, सिरोही सीट में पिछले चुनाव में सैम लोढ़ा बागी, कांग्रेस के बागी थे, वो चुनाव जीत गए थे, मगर इस बार बीजेपी वहां से चुनाव जीत सकती है। और एक इसमें रायपुर में मारवाड़ जंक्शन में खुशवीर सिंह निर्दलीय जीत गए थे, वहां पर भी बीजेपी की जीतने की संभावना है। और भोपालगढ़ में पिछली बार रालोपा के उम्मीदवार जीत गए थे, वहां बीजेपी चुनाव जीत सकती है। पाली की तरफ बढ़े तो पाली में तो बीजेपी का गढ़ रहता है, पिछली बार खाता भी नहीं खुल पाया था कांग्रेस का वहां पर, और जालोर इसमें सिरोही में खाता भी नहीं खुल पाया था, तो वहां तो उनकी जीत जो पहले की सीटें वो तो बरकरार रहेगी, उधर रहेगी, उसमें कोई नुकसान नहीं। बाड़मेर और जैसलमेर तक पहुंचे तो जैसलमेर में, हाँ जैसलमेर प्रॉपर सीट बीजेपी को जा सकती है, वहां पर मुकाबला है। और पोखरण में दोनों कड़ी टक्कर है वहां पर, साले मोहम्मद और महेंद्र प्रतापपुरी में कड़ी टक्कर है, मगर आलवर देखे तो भारी प्रतापपुरी लग रहे हैं, मगर कुछ कह नहीं सकते उस सीट का, जिस तरह से दोनों पक्षों दोनों समुदायों ने वोटिंग की है, तो वो बड़ा कड़ा मुकाबला है वहां पर। बस जैसलमेर की सीट बीजेपी जीत सकती है। ओके, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, सिरोही, मोटा मोटी आप हर जगह आपको बीजेपी एक आध सीट पर बढ़त लेती नजर आ रही है, जो मौजूदा सीट है उससे। जी, पिछली बार 22 सीटें मिली थी मारवाड़ में कांग्रेस को, अब की 15-16 इसके बीच में आ सकती है। जी, मुख्यमंत्री के गढ़ में बीजेपी बढ़त में है, शेखावाटी में मगर यहाँ पर बढ़त तो है, मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो कारण रहा है, कुछ विधायकों की नाराजगी थी, विधायकों को लेकर नाराजगी थी, उनको दोबारा टिकट दे दिया गया, तो वो थोड़ी नाराजगी रही है इसमें। और एन वक्त पे जैसे कि शिव की बात करें, शिव पे पहले उनको नहीं, आमिर खान को नहीं उतारना था, एन वक्त पे उनको भी टिकट दे दिया गया, फिर उनके कांग्रेस के बागी वहां फतेह खान खड़े हो गए। इसी तरह लोहावट में कृष्णा राम को टिकट नहीं देने का था, और एन वक्त उनको भी टिकट दे दिया। तो ये कुछ टिकटों को लेकर कुछ थोड़ा विधायकों की जो नाराजगी थी, मुझे लगता है कि उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है कांग्रेस को। जी, प्रद्युम्न शर्मा जी, आप तकनीकी परेशानी की वजह से अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाए थे। झालावाड़ तो वैसे ही बीजेपी का गढ़ है, तो वहां पर कोई बहुत बड़ा फेरबदल आप देख पा रहे? देखिए, हाँ मीरा जी, इस बार क्या है कि बीजेपी का गढ़ है, पिछली बार 4 सीटें थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2008 में बीजेपी ने चार में से 2 सीटें गंवाई भी थी, जबकि उससे पहले 2003 से 8 के बीच में वसुंधरा जी यहाँ से मुख्यमंत्री थी। उसके तुरंत बाद काफी 2003 से 8 के बीच में वसुंधरा जी ने यहाँ पर काफी काम कराया, और विकास के नाम पर जो झालावाड़ को पहचान दी, इसके बावजूद 2 सीटें भाजपा को यहाँ पर खोनी पड़ी 2008 में। अब ये जो चुनाव है, इसमें फिलहाल जो 2 सीटें हैं वो भाजपा के लिए नो डाउट साफ जीत दिखाई दे रही है, लेकिन 2 सीटों पर अभी संघर्ष है। पॉसिबल ये 2 सीटें चली भी जाए, और 12 जिला जो इससे लगा हुआ है, वहां पर अपने खान मंत्री प्रमोद जैन भाया आते हैं, वहां से भाया की जो सीट है वो भी अभी संघर्ष में है, लेकिन जो बाकी 3 सीटें वहां पर बीजेपी साफ निकल रही है। इस तरह से जो लोकसभा क्षेत्र है झालावाड़ और बारां का मिला के, वहां पर 3 और 2 5 सीटों को अपन क्लियर भाजपा 3 सीटें जो है संघर्ष की स्थिति में है, और 1 सीट तो कांग्रेस को जानी है। तो इस तरह से ये है, और बाकी जो हाड़ौती की जो लगभग 17 सीटें हैं,
कोटा संसदीय क्षेत्र में है, तो हाड़ौती की जो बाकी सीटें हैं वहां भी अपन ये मान के चल सकते हैं कि लगभग 11 सीटें बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। 11 सीटों पर रामगंज मंडी से मदन सिंह दिलावर बढ़त लिए हुए हैं। बीजेपी के लिए सांगोद सीट बढ़त लिए हुए है, लेकिन पीपलदा सीट से यहाँ कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसी तरह बूंदी जिले की 3 सीटें हैं, वहां आपका बूंदी जो प्रॉपर सीट है वहां से हरिमोहन शर्मा आगे दिखाई दे रहे हैं। में भी कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। केशोराय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल बीजेपी की कैंडिडेट हैं, वो निकल सकती है क्योंकि कांग्रेस में एक जो निर्दलीय प्रत्याशी है बागी, वो कांग्रेस को नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बीजेपी को लाभ मिल रहा है। अब बात रही कोटा शहर की 2 सीटें और एक लाडपुरा, तो लाडपुरा से कल्पना देवी बीजेपी से कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। कोटा उत्तर आपका 2 दिग्गजों के बीच में है और बीजेपी से उनके सामने मैदान में कोटा के बहुत ही कद्दावर नेता है प्रहलाद गुंजल, वो मैदान में है। तो ये जो सीट है ये काफी टक्कर वाली सीट। आपको मैं बता दूं कि इस सीट पर माइनॉरिटी के काफी ज्यादा वोट हैं, तो जिस लेवल पे माइनॉरिटी के वोट हैं तो कांग्रेस को इससे फायदा होगा। तो संभवतः ये सीट धारीवाल जी को जाएगी, कांग्रेस इसमें से सीट निकाल सकती है। प्रभाव वाली क्षेत्र है की सीट है, वहां पर बिरला जी का काफी अच्छा प्रभाव है, वो यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं इस सीट से, और उन्हीं के सहयोगी हैं संदीप शर्मा, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की जो प्रत्याशी है राखी गौतम, वो इस क्षेत्र में काफी सक्रिय रही है और उन्होंने मेहनत भी खूब की है, तो निश्चित तौर पे वो उन्होंने अच्छी टक्कर दी है। लेकिन बिरला जी का प्रभाव क्षेत्र है और कुछ भाजपा के नाम पर कुछ जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो यहाँ पॉसिबली संदीप शर्मा जो वो आगे बढ़त ले सकते हैं। बाकी कोटा शहर की जो दोनों सीटें हैं उत्तर और दक्षिण वाली, ये है दोनों फाइट में, दोनों ही मतलब काफी रोचक मुकाबले हैं दोनों जगह पे। तो इस तरह से अपन ये मान सकते हैं कि हाड़ौती की जो 17 सीटें हैं उनमें से लगभग 11 पर बीजेपी की सीटें आ सकती हैं। अब आपका जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के हिसाब से अपन बात करें तो देखिए कि एग्जिट पोल 2018 और 2013 और 2018 के जितने भी एग्जिट पोल आए थे उनमें हमें काफी ज्यादा करीब 30-30 सीटों के डिफरेंस, 15-15 30-30 सीटों के डिफरेंस हर एजेंसी के सर्वे में दिखाई दिया था। अब आप अपन बात ले कि 2013 की बात करें तो 2013 में मैं आपको बता दूं कि सी वोटर का जो सर्वे था वो 130 बीजेपी को बता रहा था, लास्ट 130। इंडिया टीवी का 118 पे आके रुक गया, इंडिया टुडे का 105 पे आके रुक गया। लेकिन जब रिजल्ट आया 11 दिसंबर को तो बीजेपी 163 पर पहुंची, कांग्रेस को 75, 64, 70 के चल रहे दो पर आ गई। तो आपका अपन एग्जिट पोल का एनालिसिस करेंगे तो सीएनएक्स टाइम्स नाउ ये बता रहा था बीजेपी को 85 और कांग्रेस को 105। पिछली बार के एग्जिट पोल एक बार जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि पिछली बार के एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट्स थी उसमें जो असल नतीजे आए उनमें काफी फर्क था और इस फर्क ने एग्जिट पोल की सरकारों के विपरीत सरकारें बनाई थी राज्यों में। जी, ये बात समझ में आ रही है और इसीलिए
कल जब एग्जिट पोल्स की लगातार चर्चा हो रही थी और तब परसों से जब माहौल बन रहा था, तब से लेकर लगातार इस बात की याद दिलाया जा रहा है पिछले 2 चुनावों के एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स मीरा जी, स्क्रीनशॉट बनाकर एक बात और PDF बताना बनाकर। चाहूंगा जी जी, एक इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं, ज्यादातर एजेंसियों ने एग्जिट पोल बड़ी चतुराई के साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं। उनमें आप देखिए कि 100 से 10-20 सीटें ऊपर नीचे लेके चल रहे हैं। किसी ने भी बीजेपी को ज्यादा बढ़त के साथ नहीं बताया और किसी ने कांग्रेस को ज्यादा बढ़त के साथ नहीं बताया है। तो वो इस चतुराई के उन्होंने ये सारे जितनी भी एजेंसियां सबने ये सावधानी बरती है कि ऐसा न हो जाए कि उनका एग्जिट पोल मजाक बन के रह जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस के साथ हो जाए। तो उन्होंने बड़ा इस बार सावधानी बरती है कि अगर शर्मा जी इस बार भी अगर 20 से 30 का फर्क आता है तो वो एग्जिट पोल फिर जो है क्रेडिबल नहीं रह पाते हैं। बात ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए जो चतुराई है वो चतुराई ये बताती है कि दरअसल एग्जिट पोल के जो बेस हुआ करता था, एग्जिट पोल जिस तरह से ईमानदारी के साथ किए जाते थे, उनमें आजकल सवाल उठाने शुरू किए गए हैं। प्रद्युम्न शर्मा जी इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि दोनों तरफ खुश रखने का काम किया गया है। लेकिन मीरा जी एक बात और बताना चाहूंगा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो आप बता रहे ईमानदारी वाला एक अलग इशू है, लेकिन काम करने के तरीका जो है ना, हम सैंपल कहाँ से उठा रहे हैं, सर्वे के सैंपल हमने कहाँ से उठाए हैं, ये इसमें बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि आज के समय पिछले 10 से 15 साल के बीच में मतदाता जो है वो इतना चतुर हो गया है कि वो उसने कहाँ वोट दिया है या उसका झुकाव किधर है, वो इतनी आसानी से उसका जो बताता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हम चुनाव के बाद का सर्वे करते हैं वो एक शॉर्ट टाइम का सर्वे होता है, कम समय में हम मिजाज पकड़ने की कोशिश करते हैं। और उसमें ये होता है कि हम पॉलिटिकल जो वर्कर हैं, जो नेता जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, सोशल वर्कर हैं, उन लोगों से बात करके उठाने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटिकल जो वर्कर है वो अपने क्षेत्र में जब काम करता है तो वहां का मतदाता कभी ये नहीं कहता कि हमने आपके अगेंस्ट वोट किया है या आपकी पार्टी के अगेंस्ट वोट किया है। वो जितने उनके संपर्क के लोग हैं वो उनके फेवर की बात बोलते हैं। तो उनकी जो रिपोर्ट आती है वो पॉसिबली अपनी पार्टी के फेवर में ही वो ईमानदारी से बोलेगा, तब भी उसके पार्टी के फेवर में कहीं ना कहीं प्लस होके आती है। तो यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ जो हमारा पोल है, ग्राउंड लेवल की जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है उससे डिफरेंस हो जाता है, उसमें काफी फर्क महसूस होता है। बिल्कुल। तो प्रद्युम्न शर्मा जी जैसे बात को आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे भूपेंद्र सिंह शेखावत जी के चेहरे पर हंसी आ रही है, बड़ी राहत वाली, कि भाई इनकी जो रिपोर्ट है वो तो बता रही है कि बीजेपी वहां पर बढ़त लिए हुए है। प्रद्युम्न शर्मा जी की रिपोर्ट बता रही है कि इस झालावाड़ और कोटा बारा इलाके में जो है वो बीजेपी बढ़त पर है। इधर संगीता जी की रिपोर्ट में मारवाड़ में बीजेपी बढ़त पर है। उधर जो है राजेंद्र मधुकर जी की रिपोर्ट में शेखावाटी में बीजेपी बढ़त पर है। मतलब अभी जो सीट है उससे प्लस कर दी है। अगर बीजेपी प्लस कर दी है तो फिर एग्जिट पोल की जो रिपोर्ट है और जिसमें सत्ता रिपीट की जो बात आ रही है वो कैसे होगी। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह शेखावत जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। समझ में आता है भूपेंद्र जी जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं आ जाता तब तक आप और अरुण शर्मा जी की मुस्कुराहट का, जैसे जैसे एनालिस्ट अपनी बात कहते रहते रहेंगे वैसे वैसे परिवर्तन होता रहेगा। तो कभी अरुण जी की विंडो पर हंसी आएगी तो कभी भूपेंद्र जी की विंडो पर हंसी आएगी। तो आप अभी जो हमारे एनालिसिस्ट हैं उनका आनंद लीजिए, उनके एनालिसिस को समझिए और उसके बाद हम लोगों को भी आनंद लेने का मौका मिलता है, हमारे दर्शकों को भी, कि भाई कौन से
विश्लेषक की जो विवेचना है उससे किसको हंसने का मौका मिल रहा है और किसको उदास होने का। लेकिन ये बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि लाइटर मोड में आप लोगों के साथ में इस बात को साझा कर रही हूँ। पुष्पा गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। पुष्पा जी, एग्जिट पोल जो न्यूज 24 और टुडे चाणक्य का आ रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस की सरकार बन रही है राजस्थान। मीना जी, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल दो शब्द ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि मिलते नहीं है आपस में। और जब हम पीछे के नतीजे देखते हैं तब भी ऐसा कई बार हुआ है कि जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित हुई है और एग्जैक्ट पोल जब बाद में आई है तो कुछ और नतीजे निकले हैं। वोटर जो है वो बहुत होशियार हो गया है आजकल और वो अपना कोई भी भनक लगने नहीं देता कि उसने किसको वोट दिया है। और ये बड़ी छिन्न भिन्न सी स्थिति है कि जिसमें कोई ये बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया है। आजकल पहले फिर भी लोग बता दिया करते थे कि हमने इसको वोट दिया, आजकल कोई नहीं बताता, चुपचाप वोट डाल के आता है और फिर मौन धारण कर लेता है। तो ये मौन धारण में एग्जिट पोल कितने सच साबित होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो एकदम असमंजस वाली स्थिति है वो केवल जनता में ही नहीं है, वो नेताओं में भी है। कोई भी अभी दावा नहीं कर सकता कि हमारी सरकार बनेगी। ऐसे कहने को बहुत कुछ कह रहे हैं लोग, लेकिन ये जो एकदम दावे वाली बात है वो अभी तक तीनों राज्यों में सामने नहीं आई है। शिवराज पाटिल को जैसे मध्य प्रदेश में बहुत प्रचंड बहुमत बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी दोनों राज्यों में तो स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है और इसमें ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो ये जो जनता की बात है, विश्वास की बात है कि अभी कुछ स्थिति मुझे स्पष्ट नजर नहीं आती है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं उनका थोड़ा बहुत असर गांव में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो आदिवासी इलाके हैं उनमें जो दोनों पक्षों के नेता आके गए हैं कई बार, तो वो आदिवासी इलाकों का भी स्पष्ट रुझान मुझे लगता नहीं है कि हमारे सामने आया है। जो लोग फील्ड में रह रहे हैं या फील्ड में लगातार दौरा कर रहे हैं वो ये स्थिति जरूर बता सकते हैं कि कहाँ किसका समर्थन ज्यादा मिल रहा है। परंतु जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो तो मुझे लगता नहीं है कि एकदम कुछ स्पष्ट हैं। जी, स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। बड़ी फाइट, कड़ी फाइट, टक्कर बताई जा रही है और उस बीच जो है वो कांग्रेस की सरकार बनती भी नजर आई है। श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो मिशन रिपीट का सपना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पूरा हो जाता है, अगर ये एग्जिट पोल सही निकलते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री चले थे उस लक्ष्य को हासिल करने में भी कामयाब हो गए? फिर तो मीना जी वो तो हाईकमान से भी बड़े हो जाएंगे। अगर इस बार वो सत्ता लेकर के आ जाते हैं तो बहुत बड़ी अलग तरह की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि वो हाईकमान बनने वाले थे 4 नंबर वाले, वो तो बने नहीं। 25 सितंबर को उन्होंने बगावत करके ये तो जता दिया कि मैं वहाँ वाला नहीं, मैं यहाँ वाला बनना चाहता हूँ। तो देखिए परिवर्तन का दौर है। अभी देखिए करोड़ीलाल मीणा ने थोड़ी देर पहले आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने 2 रिसोर्ट बेंगलोर में बुक किए हैं, प्लेन भी बुक किया है। अब जैसे करोड़ीलाल का तो आरोप लगाने का सिलसिला चलता है, उन्होंने लगा दिया अभी आरोप। और मुख्यमंत्री जी ने कुछ देर पहले देखिए बैठक तो कर रहे हैं, वो सीपी जोशी मिले हैं कुछ देर पहले। रघु शर्मा, देखिए रघु शर्मा कहाँ सचिन पायलट के पास बैठते थे, आज मुख्यमंत्री जी के पास बैठे हुए थे। उनके पास आपके देखिए ममता भूपेश मिली है, या देखिए कागजी मिले हैं, विनोद गोठवाल मिले हैं और शंकरलाल बेरवा भी थे। और बराला जो है, आज करीब 2 दर्जन से अधिक चुनाव लड़ने वाले लोग मिलके गए और सीपी जोशी ने तो मंत्रणा भी की है करीब 1 घंटे तक कि किस तरह की स्थिति बनेगी, क्या होगा। देखिए मुख्यमंत्री के यहाँ तो सिलसिला ही शुरू हो गया है, क्योंकि वो दूरी पे हैं और वो सत्ता, वही कहते हैं कि सत्ता आ रही है, और वो एक मिशन 156 तो भूल गए हैं सब। जो मिशन 156 किया करते थे वो तो सब भूल गए हैं। बीजेपी भी भूल गई है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ 178 के साथ और 170 पता नहीं क्या क्या बोलते थे प्रवक्ता रुपेश जी, पता नहीं कितने बोले होंगे, लेकिन कंफर्ट में कौन है। अब ये तो बड़ा अलग तरह का। देखिए कि एग्जैक्ट पोल तो हमेशा एग्जैक्ट ही होता है। प्री पोल आपने पहले देखा, प्री पोल तो इसलिए कराया जाता है कि माहौल बनाया जाए।
अब एग्जैक्ट पोल भी अगर माहौल बनाने के लिए अगर करने लगे हैं लोग तो अलग बातें हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो एग्जैक्ट होता है हमेशा। 3 दिसंबर को जब जनता ने जो दिया है वो सामने आएगा आपके सामने, इसलिए चिंता का विषय है कि सब लोग अपने अपने लोग तरीके से कह रहे हैं हमारी सत्ता तो कायम रहेगी और वो कह रहे आने वाली है। तो देखिएगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के यहाँ हलचल शुरू हो गई है, उन्होंने यूनुस खान को फोन किया है। यूनुस खान को इसलिए फोन किया है कि अमीन पठान अभी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो गया था, तो वो सोच रहे कि अब तो जीतेगा तो भी बीजेपी की तरफ तो जाएगा नहीं, वो इधर आएगा। अभी मैं देख रहा था वसुंधरा जी ने जीवाराम चौधरी हैं जो साचोर के हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दी और पूछा है कहाँ पर हो, तो कहा मैं 3 तारीख को सर्टिफिकेट लेके आऊंगा। तो और देखिए रविंदर भाटी को भी उन्होंने फोन किया है। तो वसुंधरा जी के यहाँ हलचल बढ़ गई है, वसुंधरा जी के यहाँ बैठ के शुरू हो गई है। उनके लोगों ने आकर के कह दिया कि आप कोशिश करो, हम आपके साथ हैं। कितने साथ हैं रुपेश जी, कितना उनको देंगे बेटे जीतने के बाद? यदि 95 से 98 और 100 के बीच बीच में आता है तो वसुंधरा जी की कीमत बढ़ेगी। नहीं तो आजकल तो ओम बिरला जी का नाम बहुत तेजी से चल रहा है, या फिर और अर्जुन राम मेघवाल की बात करें उनका नाम चल रहा है। अब भाग्य किसका खुलेगा ये तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही जानते हैं, बाकी का लोग तो जानते नहीं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि गुजरात में हमने भी व्यवस्था कर रखी है बाड़ेबंदी की, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है तो बाड़ेबंदी कहाँ करेंगे, गुजरात में करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने जयपुर में भी एक होल्ड कर रखा कि जयपुर में भी अगर जरूरत पड़ेगी। लेकिन निर्दलियों को कब्जा कैसे किया जाए इसकी रणनीति शुरू हो गई है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, सबको निष्कासित तो कर दिया, अब कह रहे नहीं जीता हुआ तो हीरा होता है, बाकी तो काम का नहीं। इसलिए जो जीतने वाला हीरा है उससे पहले से संपर्क करके रखो, भाई तू जाएगा कहाँ, हमारा ही है। हम तो कहते थे कि भाई तुमको टिकट दो, नहीं दिया, आप जीत गया है तो कोई बात नहीं, तेरे को बहुत अच्छी एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट जब करेंगे जब अगर उसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो एडजस्ट, नहीं तो ठीक है, फिर तो हमारे यहाँ भीड़ में आके समर्थन देने का अधिकार सबको होता है, दिया जाएगा जो जैसे देता है। अब देखिएगा आके से भी बातचीत की है वसुंधरा जी ने, तो सब लोगों से जो जीतने वाले हैं उनसे बातचीत हो रही है, हारने वालों को तो कौन पूछता है। जैसे अभी प्रियंका चौधरी से भी बातचीत हो रही है। तो बहुत सारे देखिएगा वसुंधरा जी ने पता नहीं क्या जिम्मेदारी ली है कि भाई वसुंधरा जी को तो जिम्मेदारी दी, मुझे तो नहीं लगता होगा जिम्मेदारी, क्योंकि अमित शाह अगर बैठाने के लिए फोन कर सकते हैं तो जो जीतने वाला है उसको भी फोन कराया जा सकता है, जिस तरह से होना चाहिए जो होना चाहिए। और वो देखिए मुख्यमंत्री जी तो सक्रिय हो गए, सचिन पायलट सक्रिय हुआ नहीं, वो पता नहीं, क्योंकि उनको तो विश्वास है कि हम तो जिधर रहेंगे उधर ही रहेंगे, तो ज्यादा रहना नहीं है। लेकिन ये बात सही कि इस बार सचिन पायलट ने भी कुछ हराने का काम किया तो मुख्यमंत्री जी ने भी हराने का काम किया। अगर समर्थन का नहीं है, ये सचिन पायलट का काम का ज्यादा व्यक्ति है, क्योंकि मानेसर में ज्यादा दिमाग लगाया था, वहीं निपटा दो, माली वोट मत दे दो, बाकी के वोट। इस तरह के अगर प्रवृत्ति चली है तो फिर सत्ता कैसे आए बची रहेगी, मुझे नहीं लगता। चिंता का विषय यह है कि दोनों ही नेताओं ने अपने अपने लोगों को जिताने का काम किया, बाकी को हराने का काम किया। कांग्रेस के लोग जीत के कम आ रहे हैं, बल्कि अशोक गहलोत के समर्थन वाले जीत के आ रहे हैं या सचिन पायलट की जीत के आ रहे हैं। तो वो ज्यादा जीत के आएंगे या नहीं जीत के आएंगे, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और देखिए क्या बीजेपी ने तो अपने तौर तरीके अपनाए, कुछ को हराने का काम तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन सांसदों को उनकी भाग्य का फैसला करने का काम तो दे दिया। अब देखिए तिजारा में बालकनाथ जीतेंगे नहीं जीतेंगे डाउटफुल है अभी भी, देखिए बहुत स्थिति ठीक नहीं। जो सट्टा बाजार जो आपका फलौदी वाला है वो तो कह रहा है कि बीजेपी स्पष्ट रूप से आ रही है, चाहे भले 105 से 110 115 की बात करता है, कांग्रेस को 70-75 की बात करता है, आगे बात बढ़ाने। फलौदी वाला क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन फलौदी का बाजार भाव यही चल रहा है कि कांग्रेस के 5 रुपए चल रहे हैं और बीजेपी का 1 रुपया चल रहा है। ये अभी कुछ देर पहले की मैं सुन रहा था, जो विमल भाटिया वो बता रहे थे कि भाई मैं एक डिबेट में बैठा था, हो सकता है कुछ मंत्री तो स्थिति ठीक नहीं है, मंत्री करीब करीब 65 से 60% मंत्री हारेंगे। जो आपके 26 खड़े हुए हैं तो जीत के कितने आएंगे, 6 मंत्री या 7 मंत्री जीत के आ जाए तो ठीक है, नहीं तो निमटेंगे, वो तो निश्चित रूप से निमट के जाएंगे। जो कि और विधायकों, अब वो कह रहे थे ना कि मुख्यमंत्री जी कि देखिए मुख्यमंत्री से बैर नहीं और विधायकों की खैर नहीं, चुनाव तो आपने विधायकों को लड़ा दिया तो उन्हीं को तो निमटना है। जब आपको पता था कि विधायकों को पसंद नहीं कर रहे लोग, उनके खिलाफ वातावरण है, तो फिर क्यों खड़ा किया, मैदान में तो उतार दिया, जाओ उतरो, क्योंकि पैसा मेरे को नहीं देना पड़ेगा। विधायकों ने तो किया होगा जो अब तक आरोप लगाते आ रहे हैं लोग कि अच्छा कमाया, ठीक हो किया कि चुनाव भी लड़ो, जीत के आओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जो स्थितियां कांग्रेस में जो रणनीति की प्रारंभिक तौर पर कमी रही और फिर डिजाइन बॉक्स के आधार पर सबसे बड़े मुख्यमंत्री को बना करके फील्ड में पेश किया गया,
उसका रिजल्ट कितना आएगा ये तो अभी जनता ने तय कर रखा है 3 तारीख को। ये जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री सत्ता के वापस चेहरे आए। से, मुख्यमंत्री की खुद की इमेज से, उनकी ब्रांडिंग से और उनके कामों से कितनी सीट आएगी वो एक अलग मुद्दा है, और विधायकों के प्रति जो नाराजगी है उसका कितना असर होगा वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन अगर मैं एक बार फिर से संभागवार सबके पास जाऊं, उससे पहले अरुण शर्मा जी और रुपेंद्र सिंह शेखावत जी। अरुण शर्मा जी, आपने भी हमारे सभी पैनलिस्ट को सुना होगा, और जो पैनलिस्ट को आप सुन पा रहे हैं उनमें से सब जगह आप बीजेपी को बढ़त लेते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में फिर जो मिशन रिपीट का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए डॉक्टर मीना, मुझे तो आज लग रहा है मैं गलत डिबेट में आ गया हूँ, क्योंकि इतने क्षेत्रीयवाद एक्सपर्ट हैं जिनको सारी सीटों के नाम मालूम है, कहाँ क्या हालत होने वाली है वो उसका थोड़ा अंदाजा है। पर एक सीक्रेट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बहुत गंभीरता से। मेरा प्रिस्क्रिप्शन है 3 दिसंबर का 12 बजे तक का वेट किया जाए। किसी को कुछ नहीं पता। इवन एग्जिट कॉलों ने, एग्जिट पोल्स ने जितना कंफ्यूजन इस बार दिखाया है, प्रद्युमन सही कह रहे थे। जैसे इंडिया टुडे का एग्जिट पोल देखिए आप, 20-20 सीटों के मार्जिन दे रहे हैं। फिर आपका कहीं का पोल है 20 इधर 20 उधर। तो मतलब 20 अगर कांग्रेस को ज्यादा मिल जाए तो क्लियर कट उसकी मेजोरिटी की सरकार होगी, 20 उधर तो बीजेपी की। तो ये कोई एग्जिट पोल नहीं होते। और ऐसे ही कई एग्जिट पोलों ने बताया करीब 46 सीट्स फंसी हुई। अगर सीट फंसी हुई है तो आपने नतीजे कैसे दे दिए? तो उसका भी आसान तरीका था उनके पास। जैसे 46 फंसी हुई हैं तो एक पर्टिकुलर एग्जिट पोल ने 23-23 बांट दी दोनों भाइयों को, अपने आप जोड़ लो। तो ये एग्जिट पोल इस बार जितना कंफ्यूजन है 2 स्टेट में, स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिल्कुल आधा आधा बांट सकते हो आप। आधी एजेंसीज कांग्रेस को जिता रही हैं, आधी बीजेपी को जिता रही हैं, और बेसिस कोई ज्यादा किसी के पास है नहीं। अगेन मैं प्रद्युमन की उस बात को भी एग्री करता हूं, जो आज का मतदाता है वक्त के साथ उसने भी बहुत कुछ सीखा है। एंटीना उसके खड़े हैं, माइक देखते ही वो सतर्क हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आजकल आप किसी से सच सच पता कर लो कि आपने किसको वोट दिया है। हम कई बार देखते हैं चुनावी यात्रा पे पत्रकार लोग निकलते हैं, मेरे ख्याल में 30% तो साफ मना कर देते हैं, सर हम कोई जवाब नहीं देंगे। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट साइंस नाउ। ये दावा करते हैं कि हम सैंपल ले लेते हैं, ठीक सैंपल ले लेते हैं। आप देखिए ना, अर्बन रूरल डिवाइड है, बायस्ड हैं, जात के बायस्ड हैं। ऐसे में फेयर सैंपल लेके ठीक प्रेडिक्ट करना इज ए बिग चैलेंज। और इस बार तो दिखाया है कि आधी आधी मतलब आपने तो 6-7 9 हैं, बल्कि शायद 9 एग्जिट पोल हैं, हर एक का अलग रंग है। मेरे ख्याल में 3 एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस दिखा रहे हैं, 4 बीजेपी दिखा रहे हैं, और देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। कोई बीजेपी को 165 बता रहा है, कोई सिर्फ 65 बता रहा है। तो मेरा तो बड़ा पोलाइट सबमिशन है, वी शुड वेट फॉर 3 दिसंबर। पर मैं तो मैक्रो लेवल की बात कर सकता हूं कि इस बार जो 2 नैरेटिव थे उसका असर जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक तरफ योजनाएं थी, काम था, और श्याम जी के हिसाब से डिजाइन बॉक्स भी था। दूसरी तरफ लगातार 20 दिन गेयर बदलते हुए हमने बीजेपी को देखा। कभी लाए डायरी उस भाषण का मुख्य हिस्सा था, वो फुस पटाखा है। एक्चुअली अब सब जानते हैं, सारी पार्टियां जानते हैं कि उसमें कोई दम तो है नहीं। अगर सचमुच कोई डायरी होते तो हम में से 5-6 लोग अभी जेल में होते। सब कुछ तो है आपके पास। चुनाव से ठीक पहले ईडी, सीबीआई सबका मार्च जयपुर की तरफ आप देख चुके हैं। तो
तो उस लाल डायरी में कुछ नहीं था। फिर उन्होंने कन्हैया लाल जी ट्राई किए कि देखिए यहाँ आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। 2 घंटे में आतंकवादी पकड़ के अगले दिन NIA को सुपुर्द कर दिए। फिर भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मत ऐसे दो जैसे फांसी लगा रहे हो। क्या इलाज है? कुछ नहीं। ऐसे ही जयपुर में 2 प्रत्याशियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आई एम श्योर आपको मालूम होगा मीना जी, एक आचार्य जी हैं, उन्होंने कहा कि लाखों लोग परकोटे में हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं वहां से मुसलमानों से डर के। मुझे लगता मैं है, और मुझे आप लगता जयपुर है में बरसों से रहते हैं अरुण कि ये शर्मा सफेद जी, रंग की झूठ। आपको मालूम जी। है हम न्यूज 24 में कोशिश करते हैं धर्म और जाति की राजनीति बांटने वाले विषयों से भी बचें, हमारी ये कोशिश रहती है। और प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है आप उसमें हमारा साथ दें। आपको अरुण शर्मा मैं जी, वही निवेदन कर रहा था कि एग्जिट पोल के जो भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, आपको ऐसा लगता है कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन और दूसरा जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव है बीजेपी का, वो अब काफी बोरिंग हो चुका है डॉक्टर मीना अरुण जी, जी। इस पैनल में बैठे हुए लोग झालावाड़ से, जोधपुर से, शेखावाटी से, अलग अलग इलाकों से हैं। इनको सुनने के बाद भी, और जयपुर राजधानी से बैठे हुए 2 वरिष्ठ, इन सबको सुनने के बाद भी आपको लगता है कि मिशन रिपीट 3 का तारीख का लक्ष्य वेट करना चाहिए। 3 तारीख जी का वेट करना चाहिए इनको सुनने के बाद भी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये जो समय होता है, यही समय होता है जब आपकी जो एनालिसिस क्षमता है, पत्रकारों की, राजनीतिक विश्लेषकों की, जनता के जनमानस को पढ़ने की, ग्राउंड रिपोर्ट्स में घूमने की, उसकी चर्चा का सबसे सटीक समय यही होता है। क्योंकि उसके बाद तो सभी कहते हैं, आज जो कह रहा है कि भाई, जैसे प्रद्युम्न शर्मा जी कह रहे हैं कि झालावाड़ में और पूरे कोटा बूंदी संभाग में जो सीट है, टोटल सीट, उसमें जो 4 उन्होंने यहाँ की बताई, झालावाड़ की बताई, 4 12 की बताई, उसके बाद कोटा बूंदी की भी बताई। तो अगर वो अपनी कुल सीट में से एक 80% 90% सही आकलन कर पाते हैं, तो चुनाव के बाद वो कह सकते हैं कि देखिए साहब, बतौर पत्रकार मेरी रिपोर्टिंग, मैंने जो कहा था उसका असल और आप अब मैच कर लीजिए। तो जब हम 3 तारीख को बैठेंगे इस समय, तब हम प्रद्युम्न शर्मा जी को जरूर बैठाएंगे। और प्रद्युम्न जी, आज आपने जो रिपोर्ट दी है, एक बार पूरा राउंड अप करेंगे हम कि टोटल सीट में से आप बीजेपी को कितनी दे रहे हैं और कांग्रेस को कितनी। तो वन मोमेंट जी अरुण जी। देखिए, मेरी ये कतई भावना नहीं है। आई रेस्पेक्ट ऑल दीज 4 लेडीज एंड जेंटलमैन। इन्होंने बहुत ईमानदारी से अपना एनालिसिस रखा है। मेरा इनकी तरफ कोई इशारा नहीं था, पर मैं एक ओवरऑल कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ जो कि प्रिवेल कर रहा है इस समय। या तो हम पुराने रिवाजों से आकलन करते हैं कि 13 में ये हुआ था। देखिए, कई बार इतिहास बदलते हुए भी हमने देखे हैं, और वो एग्जिट पोल में भी कई बार कैप्चर नहीं हो पाते हैं। तो मेरा इशारा बस इतना सा। बिल्कुल सही है, जितने एग्जिट पोल हैं उनके सबके आंकड़े अलग अलग हैं, इसलिए कंफ्यूजन स्वाभाविक है, आपको भी, जनता को भी, और जो प्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनको भी। लेकिन हम क्योंकि लगातार पिछले 4 महीने से अलग अलग संभागों में, अलग अलग जिलों में हमारे वरिष्ठ साथियों से चर्चा करते रहे हैं, इसलिए, और एक पत्रकार होने के नाते जब हम बात करते हैं, मुझे याद है 2007 का चुनाव, जब गुजरात में चुनाव थे, बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार गुजरात में थे, मैं भी उस समय थी, मैं उनकी तुलना में बहुत उम्र में छोटी थी, लेकिन मुझे दिख रहा था साफ कि नरेंद्र मोदी रिपीट हो रहे हैं वहां पे। और बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे, चुनाव लूज कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा, आज के पीछे 2007 में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने स्टेट में जाकर घूमकर जो रिपोर्टिंग की और उससे जो समझ में आया वो सामने खुलकर रखा, तो उसका चुनाव के नतीजों के बाद आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि आपने जो काम किया। 2004 की एग्जिट पोल की हम बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, एग्जिट पोल तमाम शाइनिंग इंडिया के नारों के साथ बीजेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को रिपीट कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे।
और उस समय कहा गया था कि एग्जिट पोल्स का जो तरीका है उस पर अब हमें पुनर्विचार करना होगा। 2004 से आज हम 2023 में हैं, जो कि जा रहा है, 2024 आ रहा है, 20 साल बाद वापस हमें शायद जो एग्जिट पोल्स के इस बार के जो अलग-अलग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात है कि सब अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं, अलग-अलग धारा में जा रहे हैं, तो सही तो कोई एक ही होगा। वो सही कौन होगा, वो अपने आप में सवाल है। तो जो सही होगा उसके अलावा जितने लोगों के सर्वे का जो बेस है, उस पर तो विचार करना ही पड़ेगा। चाहे वो सैंपलिंग की बात प्रद्युम्न शर्मा जी कह रहे हैं कि सैंपलिंग जिन-जिन लोगों से ली गई है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपकी बात की एजेंसीज की जो नैरेटिव सेट करने की बात है या और तमाम जितनी भी चर्चा के दौरान बातें आई हैं। रुपेंद्र सिंह शेखावत जी, किसी एक एग्जिट पोल को तो आप भी मानेंगे नतीजों के बाद। अपन जो डिबेट का विषय था कि अपन ने शेखावाटी से, मारवाड़ से, हाड़ौती से और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव बैठे हैं जयपुर से, अपन ने सारी विषयवार चर्चा करी। इस विषय का सारे का लब्बो-लुआब ये था कि भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें एग्जिट पोल में किसी भी चैनल ने दिखाई है, सभी ने दिखाई है, उससे कहीं भी 30 से 33% सीटें इंक्रीज हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। ऑल ओवर राजस्थान की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो क्या आदत पड़ी हुई है, उसे विश्वास किस चीज पे है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 52,000 बूथों की जो हमने रचना करी है और हमारा जो बूथ पे जो काम हुआ है, हमें विश्वास और भारतीय जनता पार्टी का सर्वे वो है जो भारतीय 52,000 बूथों से जो हमारी रिपोर्ट आई और उस बूथ अध्यक्ष ने जो मेहनत करी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काम करने की आदत पड़ी हुई है। मैं जयशंकर प्रसाद जी की कविता की 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि वह पथ क्या, पथ कुशलता क्या, जिस पथ पे बिखरे शूल ना हो, नाविक की कोई परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल धैर्य ना, परीक्षा क्या, नाविक जो की धैर्य जब परीक्षा धैर्य क्या, परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल। धाराएं प्रतिकूल। तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो सर्वे में जो आया है, मेरा किसी सर्वे को लेके आग्रह दुराग्रह नहीं है, केवल इतना सा विनम्र निवेदन है कि उसमें 25 से 30% जो होगा वो इंक्रीज होगा। और हमने 2013, 18 और जो सारा पीछे बैकग्राउंड में अपन ने देखा, वो सर्वे भी सारे यही कहते हैं। और जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वो युवा और महिलाओं का विशेष तौर से बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। जी, प्रद्युम्न शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लास्ट में? बस हम डिबेट को विराम देंगे। जी बस धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे। जी, राजेंद्र मधुकर जी, थैंक यू राजेंद्र मधुकर जी। ऑडियो ऑन करिए राजेंद्र जी। धन्यवाद जी। शेखावाटी में बढ़त बीजेपी की नहीं है, बढ़त तो कांग्रेस की, लेकिन पिछले चुनाव की जो बजाय इस बार बीजेपी की सीटें बढ़ी है। पिछली बार बीजेपी की 3 सीटें थी, इस बार बीजेपी की 7 सीटें हैं। तो आप इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट कर ले कि बढ़त तो यहां कांग्रेस को है, लेकिन यहां पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीटें बढ़ी है। ये थोड़ा कंसर्न। जी, पुष्पा जी। कि पुष्पा जी हम ऑडियो ऑन हॉर्स करिए। ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जो है वो अब निर्दलियों की तरफ और जो विरोध में खड़े हुए हैं उन लोगों की तरफ ताक रहे हैं और उन्हीं के सहयोग से सरकारें बनेंगी, चाहे किसी की भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, क्योंकि जो भी एग्जिट पोल हैं उनमें सब में अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। किसी में ग्रामीण मतदाताओं का ज्यादा आ रहा है कांग्रेस को, किसी में बीजेपी को आ रहा है। तो ये जो अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, इससे हम कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो विद्रोही देखना होगा पुष्पा जी कि जनता ने कितना इस प्रदेश में स्टेबल गवर्नमेंट के लिए मैंडेट दिया है, या फिर जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं उन लोगों के लिए अवसर छोड़ा है। ये जनता की मैच्योरिटी पर निर्भर करेगा और इसका फैसला परसों 3 तारीख को, इस वक्त जब हम चर्चा कर रहे होंगे तब तक हो चुका होगा। दिन में ही सारी चर्चाएं जो हैं वो आगे बढ़ रही होंगी। अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मरुधरा की बात, राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, देखते रहिए न्यूज़ 24 पर हमारे साथ। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।